आज की क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले जैसे कि हमने जर्नल पहले भी पढ़ा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हमें करनी हो तो बेसिक स्टेप्स हमें क्या लेने हैं। लेकिन अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी ने 3 बेसिक स्टेप्स बताए हैं। ये सेम क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको डोनर को आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको डिजायरेबल जीन मिलेगा, डिजायर्ड जीन मिलेगा। जो जीन आपको चाहिए, आपको होस्ट में जिसको ट्रांसफर करना है, वो जीन जिस इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका डीएनए लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है? इस जीन को आइडेंटिफाई करके होस्ट में ट्रांसफर करना है। लेकिन होस्ट में ट्रांसफर किसकी हेल्प से करोगे? वेक्टर की हेल्प से। तो एनसीईआरटी ने वेक्टर का पॉइंट नहीं बताया, सीधा बता दिया इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। कि आपको क्या करना है? आइडेंटिफाइड डीएनए, जो डिजायर्ड जीन जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको आपको क्या करना है? होस्ट में ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है? होस्ट में। फिर क्या करना है आपको? जैसे हमने फेट कहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो जो डिजायर्ड जीन है वो होस्ट में जाने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? सिर्फ उसको होस्ट में ट्रांसफर ही नहीं करना है, हमें होस्ट में उसको मेंटेन करना है और उसकी प्रोजेनी में उसको ट्रांसफर करना है। तो थर्ड स्टेप इसका क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस ऑफ डीएनए in host and its transfer into the progeny। तो ये 3 बेसिक स्टेप एनसीईआरटी ने बताया, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करना है कि डिजायर्ड जीन आपका किस डीएनए में मिलेगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना है। उसके बाद हमें डिजायर्ड जीन को किस में इंट्रोड्यूस करना है? होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। और होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें होस्ट में उसको मेंटेन रखना है ताकि न्यूक्लियेज एंजाइम उसको डिग्रेड ना करे, और फिर उसको प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करना है। किस में ट्रांसफ़र करना है? प्रोजेनी में। क्योंकि अगर वो मेंटेन कब रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, मेंटेन वो तब रहेगा जब वो होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्सा बनेगा। और जब वो होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्सा बन जाता है तो वो प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक क्या है? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो हमने टेक्निक्स ली हैं, दैट मीन्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए हमें क्या क्या टूल चाहिए, तो आप सोच के देखो हमें क्या क्या टूल चाहिए। एक तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें वेक्टर चाहिए, एक हमें होस्ट चाहिए। ये तो है हमारी बेटा मेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, डिजायर्ड जीन चाहिए, वेक्टर चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि डिजायर्ड डोनर में से डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करने के लिए और वेक्टर में उसको इंसर्ट कराने के लिए हमें 2 एंजाइम और चाहिए। कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये तो हमें कटिंग के लिए चाहिए, जिससे हम वेक्टर को भी काटते हैं और डिजायर्ड जीन को भी कट करते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए? क्योंकि वेक्टर के अंदर डिजायर्ड जीन को बाइंड कराना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए थे? लाइगेजेस एंजाइम चाहिए थे। और इससे पहले क्योंकि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिएंगी।
अब मल्टीपल कॉपी चाहिएंगी तो हमें क्या चाहिए, पीसीआर चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेजेज चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बेसिक टूल्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए। अब हम यहाँ से 3 मेन टॉपिक आपके निकल के आते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पे क्वेश्चन आता है, दूसरा वेक्टर पे क्वेश्चन आता है, और तीसरा होस्ट पे क्वेश्चन आता है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आप यूं कह सकते हो कि इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली प्रायोरिटी आती है वेक्टर की, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है होस्ट पे। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये 3 टॉपिक याद हो जाते हैं अच्छे से, थोड़े से लेंदी टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, होस्ट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 70 से 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे इस चैप्टर के जो एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, लाइगेजेस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। ये आपको ध्यान रहे बेटा। इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे कट लगाता है, न्यूक्लिक एसिड्स को कट करता है, ठीक है। और उसको मॉलिक्यूलर ग्लू क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डीएनए सेगमेंट को आपस में बाइंड कराता है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पे ग्लू का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हिस्ट्री को लेकर के कि इनकी हिस्ट्री कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें मिलेंगे कहाँ से। भाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए, इनके बिना तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हमें चाहिएंगे, यूकैरियोटिक सेल में ये होते नहीं है, तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से हमें मिलेंगे। तो ध्यान रखना, दीज एंजाइम्स are present in बैक्टीरिया। अब नेचुरली ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया में कोई ना कोई रोल तो करते होंगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बॉडी इनको एक्सप्रेस करती होगी। तो वो फंक्शन इनका क्या है, ये बैक्टीरिया में क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड a type of डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक तरीके का बैक्टीरिया को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का डिफेंड मैकेनिज्म उसको देते हैं, जिसको हम कहते हैं, उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। हुआ क्या था, कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इनके केस में ये जो एंजाइम होते हैं ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन से तो रिलेटेड क्या आ गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एक होता है मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो हम दोनों की बात करेंगे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। तो हुआ क्या, 1963 में हमने 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया। कितने एंजाइम्स को आइसोलेट किया, 2 एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया। कौन कौन से एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया, जिनमें से एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था फॉर रेस्ट्रिक्टिंग
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई। ई कोलाई यहाँ पे होस्ट का काम कर रहा है। ई कोलाई की बॉडी में बैक्टीरियोफाज मतलब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब ई कोलाई को डिफेंड कर रहा है। वो नहीं चाहता कि ये जो बैक्टीरियोफाजिस है ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करे। तो एक तो एंजाइम ऐसा था जो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, ठीक है। और दूसरा एंजाइम क्या था? सेकंड जो एंजाइम था ये क्या कर रहा था? इट ऐड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। किसके डीएनए? खुद ई कोलाई के डीएनए को। अब क्वेश्चन आता है कि मिथाइल ग्रुप क्यों ऐड कर रहा था? एक्चुअल में क्या था, जिस एंजाइम की हेल्प से ये बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, वो एंजाइम कौन सा था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब एंडोन्यूक्लियेजेस क्या है? एक टाइप के न्यूक्लियेजेस एंजाइम है। न्यूक्लियेजेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। किसको कट करते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। तो बेटा ई कोलाई के पास भी तो खुद का डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये एंजाइम इसके भी तो क्या करेंगे? जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करा देते हैं। इस स्पेसिफिक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से इसके जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होंगे ये इसको सेल्फ रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या करेंगे? सेल्फ रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। और सेल्फ रिकॉग्नाइज करेंगे तो इसके खुद के जेनेटिक मटेरियल को वो डिग्रेड नहीं करेंगे। ये मैकेनिज्म होता है। तो इसका जो पहला एंजाइम था उसने तो रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म शो किया। उसने तो फॉरेन डीएनए जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है जो इसकी बॉडी में एंटर किया उसको जगह जगह पे कट कर दिया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। न्यूक्लियेजेस एंजाइम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। तो इसने तो किसका काम किया? रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म का काम किया। और दूसरा जो एंजाइम था जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था उसने किसका काम किया? मॉडिफिकेशन सिस्टम का काम किया। इसलिए इस मैकेनिज्म को हम कह रहे थे रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बार हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को नोटिस किया और उनको डिस्कवर किया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते क्या हैं? तो ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियेजेस एंजाइम क्या होता है, फिर एंडोन्यूक्लियेजेस क्या होता है, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या होते हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमें पढ़ना है। अब ये चीज़ ध्यान से देखना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें तो दे बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं और उस एंजाइम की बड़ी क्लास का नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियेजेस एंजाइम। न्यूक्लियेजेस मीन्स जो एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियेजेस एंजाइम कहते हैं। अब एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूक्लियेजेस एंजाइम में दो कैटेगरी आती हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी? एक तो होती है एक्सोन्यूक्लियेजेस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सो का मतलब क्या है? बाहर। एंडो मतलब इंटरनल। भाई दोनों ही न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक्सटर्नल एंड पे कट लगाता है, बाहर की तरफ कट लगाता है, और ये क्या करता है? इंटरनल कट लगाता है। तो देखो एक्सोन्यूक्लियेजेस क्या करते हैं? दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स
from the ends of the DNA, from the ends of the DNA, ये डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, और वो स्पेसिफिक पोजीशन कहाँ होती है, विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर। इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक बहुत बड़ा डीएनए, तो एक्सोन्यूक्लियस तो क्या करेगा, एंड से कट लगाएगा, और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इंटरनल कट लगाएगा, कहीं पे भी कट लगा देगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हमें क्या चाहिए, एंडोन्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि आपको जो डिजायर्ड जीन चाहिए वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इंटरनली ज़्यादातर चांसेस होते हैं, एंड पे तो बहुत कम जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सोन्यूक्लियस जो एंड पे कट लगाते हैं ना, उसमें जो सेगमेंट रिमूव करेंगे वो सेगमेंट साइज में बहुत छोटा होता है, और एंडोन्यूक्लियस जो कट लगाते हैं ना, उससे जो डीएनए मिलता है ना, वो कंपैरेटिवली साइज में क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स, एक्सोन्यूक्लियस जो फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है, सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स, वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि इनके केस में एंडोन्यूक्लियस जो कट करके सेगमेंट रिमूव करता है, वो जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आर जनरली ऑफ लार्ज साइज, वो जनरली क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए इनसे जो सेगमेंट हमें मिलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस से जो सेगमेंट मिलते हैं, उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं कर सकते, दे कांट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इससे जो सेगमेंट सेपरेट होते हैं, they can be used in genetic engineering, उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम यूज करेंगे वो कौन से होंगे, एंडोन्यूक्लियस होंगे। कौन से होंगे, एंडोन्यूक्लियस होंगे। अब एक चीज मैं आपको और भी बता देती हूँ, आगे अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे जाएं, तो एंडोन्यूक्लियस में एक कैटेगरी आती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इसमें और एक सिंपल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये आपका डीएनए सेगमेंट है, अब एंडोन्यूक्लियस तो इंटरनली कहीं पे भी कट लगा देगा, लेकिन मान लो हमें तो सिर्फ ये डिजायर्ड जीन चाहिए, हमें पता है कि हमें ये सेगमेंट चाहिए, तो हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाना है, सिर्फ हमें यहीं पे कट लगाना है। तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब ही क्या है, जो डीएनए में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाए, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। और एंडोन्यूक्लियस वो कट कहाँ लगाएगा, इंटरनली लगाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में चले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की 3 टाइप होती हैं बेटा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो टाइप सेकेंड है, इट इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसको हम यूज करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम होता है, इट इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंड इट डू नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर
डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को कट करने के लिए इसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, एक तो ये स्टेबल है, दूसरा इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है, टाइप 2 को यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम हम यूज क्यों करते हैं। हमने कह दिया कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर एग्जामिनर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज करते हैं, टू फॉर्म आरडीएनए मॉलिक्यूल। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे बनेगा, it is formed of DNA from different sources, DNA from different sources, डिफरेंट सोर्सेज के डीएनए से मिला करके बनता है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये है आपका वेक्टर का डीएनए, और इस वेक्टर के डीएनए में ये आ गया आपका डिजायर्ड डीएनए। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्यों, उसका कारण क्या है मैं बताती हूँ। ये आपका डोनर डीएनए, डोनर डीएनए में से सिर्फ आपको ये जीन चाहिए, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए, पहली चीज। दूसरा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमें कहाँ चाहिए, ये आपका वेक्टर है। अब वेक्टर को भी हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। सेम मतलब अलग अलग टाइप्स में आगे आपको पढ़ाऊंगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में, कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने डोनर के डीएनए को कट किया है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको वेक्टर को भी कट करना है, ताकि उनके एंड स्टिकी हो जाएं। स्टिकी क्या होंगे हम आगे बात करेंगे, अभी तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो ताकि उनकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो इनके एंड अगर स्टिकी होंगे तो इस सेगमेंट को हम आसानी से किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, वेक्टर डीएनए में। अब फर्दर हेल्प हमारी कर देगा डीएनए लाइक इस, लेकिन एक बार बाइंड किस वजह से होंगे, वो स्टिकी एंड की वजह से होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तो डोनर के डीएनए के सेगमेंट को वेक्टर के डीएनए के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट डीएनए सोर्सेज हैं, उनको हमने आपस में बाइंड करा दिया, तो उससे जो डीएनए बना उसको हमने क्या नाम दिया, आरडीएनए। अब आरडीएनए तब तक नहीं बनता जब तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करने के लिए चाहिए, भाई वेक्टर में उसको इंसर्ट कराने के लिए भी हमें वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज करते हैं बेटा, ताकि हम क्या बना लें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लें, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में, ठीक है बेटा।